श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आपको रस निष्पत्ति में हमारा जो बीए सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर का जो पाठ्यक्रम है उसमें जो भरण सूत्र जी का जो 4 वाद है, उसमें रस सूत्र का जो 4 वाद है उनमें हमने 3 व्याख्याकारों के जो विवेचना है वो हमने पहले कर ली है। अब हम चौथे जो व्याख्याकार है, बहुत प्रसिद्ध व्याख्याकार है आचार्य अभिनव गुप्त जी का अभिव्यक्तिवाद। तो आज हम आचार्य अभिनव गुप्त जी का अभिव्यक्तिवाद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अभिनव गुप्त ने जो भट्टनायक जी ने जो अपनी जो व्याख्या की जिसमें भावत्व और भोजत्व है, उसका इन्होंने क्या किया, उस कल्पना को उन्होंने निरर्थक बता दिया। किसने बताया? आचार्य अभिनव गुप्त जी ने भट्टनायक जी का जो भावत्व और भोजत्व का जो विचार था या जो दो व्यापार शक्तियों पर ये इन्होंने अपनी जो वाद का मत का समर्थन किया था, इनको इन्होंने निरर्थक बता दिया। उनकी जगह आचार्य अभिनव गुप्त ने व्यंजना व्यापार को स्थान दिया, यानी ये व्यंजना व्यापार से रस की निष्पत्ति को मानते हैं। इसीलिए इनका जो सिद्धांत है वो व्यंजना जो है आपका व्यंग्य व्यंजक संबंध वाला है। अब आगे इनके बारे में चर्चा करते हैं। इनके मत का नाम है, जैसा कि नाम से मैंने लिख दिया मैंने, इनके मत का नाम अभिव्यक्तिवाद है। अभिव्यक्तिवाद, इनके मत का नाम अभिव्यक्तिवाद है। और इनका जो सिद्धांत है वो किससे प्रभावित है? इनका सिद्धांत शैव दर्शन से प्रभावित है। शैव दर्शन, जो शिव को मानते हैं वो शैव दर्शन से प्रभावित है। अब शैव है वो अलग अलग है, काश्मीरी शैव या आपके जो वीर शैव है, इनकी अलग अलग श्रेणियां हैं। काश्मीरी शैव है, वीर शैव है, या फिर कापालिक जो शैव है, या लकुलिश जो संप्रदाय है उसमें भी शिव की आराधना की जाती है। शिव का जो मत है वो प्रकट किया जाता है। आंध्र के जो आपके आंध्र के जो कालमुख शैव है, इस प्रकार से शैव है वो अलग अलग श्रेणियों में बंटे हुए हैं। तो ये शैव दर्शन से प्रभावित है आचार्य अभिनव गुप्त जी। और इन्होंने संयोग का जो अर्थ लिया वो क्या था? संयोग का, यानी भरत मुनि का जो सूत्र था ना, विभावानुभाव रस संयोग, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति में जो संयोग का इन्होंने जो अर्थ माना वो था आपके व्यंग्य व्यंजक संबंध। व्यंग्य व्यंजक संबंध, व्यंग्य व्यंजक संबंध जो था ये संयोग का अर्थ आचार्य अभिनव गुप्त ने माना। और निष्पत्ति का इनका अर्थ था, निष्पत्ति का इन्होंने अभिव्यक्ति से माना। अभिव्यक्ति को इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ माना, अभिव्यक्ति को। तो इस प्रकार से इन्होंने संयोग, विभाव, अनुभाव, जो संचारी या व्यभिचारी जो भाव है उनसे रस की क्या होती है? अभिव्यक्ति होती है। ये इनका मत है वो ये था। आगे अभिनव गुप्त जी ने स्थायी भाव की स्थिति किसमें मानी? दर्शन में मानी। स्थायी भाव जो है वो ये मानते थे कि ये स्थायी भाव दर्शक या जो पाठक है या जो साहित्य हैं, सामाजिक है, उनमें इन्होंने मानी। स्थायी भाव की स्थिति किसमें मानी? दर्शक, साहित्य, सामाजिक है, उसमें इन्होंने स्थायी भाव की स्थिति मानी। उन्होंने ये कहा कि जो साहित्य या जो दर्शक है उनमें स्थायी भाव सदैव ही संस्कार या वासना रूप में रहते हैं। यानी उन्होंने ये कहा कि स्थायी भाव है वो सहृदय के जो हृदय में क्या करता है, उसमें वासना या इसको संस्कार रूप में वो हमेशा ही संस्कार रूप में सदैव विद्यमान रहते हैं। आचार्य अभिनव गुप्त जी कहते हैं कि जो स्थायी भाव है वो दर्शक या जो सहृदय या सामाजिक है वो उनके हृदय में हमेशा
ठीक है। और ये जो संस्कार है या वासना है या ये जो भाव है, स्थायी भाव, वो काव्य या नाटकों को पढ़कर या सुन करके या देख करके, ठीक है, काव्य को तो पढ़ा जाएगा और नाटक को देख करके क्या होता है, उसमें उसके जो हृदय में यानी जो सहृदय दर्शक है उसके हृदय में स्थायी भाव जागृत हो जाता है और उससे फिर रस की निष्पत्ति होती है, रस की अभिव्यक्ति होती है। यानी स्थायी भाव कब जागेगा, जब नाटक को काव्य को पढ़ेंगे, नाटक को देखेंगे, काव्य या नाटक को पढ़कर या देखकर जो स्थायी भाव है वो क्या करेंगे, स्थायी भाव है वो हृदय में जो स्थायी भाव सोए हुए हैं वो सब क्या हो जाएंगे, स्थायी भाव जागृत हो जाएंगे। स्थायी भाव जागृत होकर के फिर क्या करेंगे, रस रूप में परिणत हो जाएंगे, रस रूप में परिणत हो जाएंगे। यह आचार्य अभिनव बुद्ध जी कहते हैं। आगे प्यारे विद्यार्थियों, ये जो रस रूप में परिणत होना है इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझे कि जिस प्रकार ये आचार्य अभिनव बुद्ध जी ने उदाहरण दिया कि जिस प्रकार मिट्टी के कोरे घड़े में जैसे ही जल पानी या जो जल है वो डालते हैं, पानी डालते ही उसकी जो गंध है वो बाहर अभिव्यक्त होता है, उसके भीतर की डालते ही उसके भीतर की गंध क्या होती है, बाहर प्रकट हो जाती है, अभिव्यक्त हो जाती है। भीतर की गंध बाहर अभिव्यक्त हो जाती है। इसी मत को समझाने के लिए उदाहरण दिया हमने कि जैसे मिट्टी का कोरा घड़ा है, उसमें जैसे हम पानी डालते हैं तो पानी डालते ही पहली बार उसमें जो पानी की मिट्टी की जो गंध है वो भीतर की गंध है वो बाहर अभिव्यक्त हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से आचार्य अभिनव गुप्त जी मानते हैं कि जो दर्शक है, जो सहृदय है या जो सामाजिक है, वो क्या करते हैं, वो उनके जो अंतःकरण है, दर्शक के अंतःकरण में या जो सहृदय है उनके अंतःकरण में जो भाव स्थायी भाव सोए हुए रहते हैं, स्थायी भाव सोए हुए रहते हैं। वे क्या करते हैं, वे फिर रस रूप में जागृत हो जाते हैं। काव्य के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, वे काव्य के माध्यम से रस रूप में परिणत हो जाते हैं। ये उन्होंने बताया। किसने बताया, आचार्य अभिनव गुप्त जी ने बताया कि जैसे कोरे मिट्टी के घड़े से पानी डालते हैं तुरंत उसके भीतर गंध है वो बाहर अभिव्यक्त होते हैं। ठीक उसी प्रकार से दर्शक या जो सहृदय है, जो अभिनेता अभिनय कर रहा है, उसको देख करके उसके जो सहृदय, जो सामाजिक है या जो दर्शक है, उनके स्थायी भाव जो सोए हुए रहते हैं उनके अंतःकरण में, ये सोए हुए कहाँ रहते हैं, अंतःकरण में, यानी मन में हमेशा वासना रूप में संस्कार बोले रहते हैं। वे काव्य के माध्यम से या नाट्य के माध्यम से रस रूप में परिणत हो जाते हैं और जो दर्शक या जो सहृदय है वो आनंद की अभिव्यक्ति करता है, उसको आनंद आता है, रस की उसके अंदर उत्पत्ति हो जाती है। इस प्रकार से आचार्य अभिनव गुप्त ने ये मत दिया। आगे आचार्य अभिनव गुप्त जी ये भी कहते हैं कि जो संस्कार रूप में जो विद्यमान हमारे जो स्थायी भाव है, विभाव है, अनुभाव है, ये जो व्यभिचारी जो भाव है वो क्या करते हैं, स्थायी भावों को बढ़ा करके जागृत करने में सहायता करते हैं। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी वो स्थायी भावों को सहयोग करते हैं और उसमें रस की क्या हो जाती है, फिर अभिव्यक्ति हो जाती है। आचार्य जो अभिनव गुप्त जी, इन्होंने भट्टनायक जी का जो साधारणीकरण था
भट्टनायक जी का जो साधारणीकरण था उसके सिद्धांत को अपनी मान्यता प्रदान करते हुए कहते हैं कि काव्य को पढ़ते समय, नाटक को देखते समय व्यक्ति स्वयं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आचार्य विनयगुप्त जी ने बताया जो भट्टनायक जी का जो साधारणीकरण था, जिसमें उन्होंने बताते हैं कि जो दर्शक है, जो शहर है, वो साधारणीकरण मान लेते हैं, जो अभिनय दिखाते हैं उस अभिनेता के जो भावों को अपने भावों के अनुसार मान लेते हैं, उस ऐसा को साधारण रूप में परिणत कर देते हैं। तो इस धारणा को वो भी स्वीकार करते हैं और ये कहते हैं कि काव्य या नाटक जो है, काव्य नाटक को पढ़ते हुए वह देखते हुए नाटक को देखा जाएगा, काव्य को पढ़ा जाएगा। तो पढ़ते हुए देखते हुए व्यक्ति अपना स्वयं मैंने अपना और पर, स्वयं और पर यानी पराया का भाव या राग द्वेष भूल जाता है। का भाव यानी राग और द्वेष का भाव भूल जाता है, यानी जो दर्शक है वो देखते हुए इतना लीन हो जाता है कि वो तल्लीनता में जो भौतिक जो स्वार्थवर्ती है, भौतिक स्वार्थवर्ती से परे हो जाता है, दूर हो जाता है। कौन? दर्शक या साहित्य पाठक है, जो कोई भी कविता पढ़ेगा, नाटक को देखेगा, तो पढ़ करके देख करके व्यक्ति अपना और पराया भूल जाता है, इतना लीन हो जाता है उसको देखने में कि अपना पराया का भान नहीं रहता, वो ये दूसरा नहीं मानता, उसको पर और स्वर का भान उसको नहीं रहता, राग द्वेष को भूल जाता है, या यूं कह सकते हैं इतनी तल्लीनता से देखता है, पढ़ता है कि उसको भौतिक जो स्वार्थवर्ती है, सांसारिक जो भौतिक स्वार्थवर्ती है, उससे वो परे हो जाता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है आचार्य विनयगुप्त जी ने कही थी। इससे उसके व्यक्ति के स्वयं ही अपने भीतर ही जो उसका जो अवचेतन मन है या अवचेतन जो हृदय है उसमें आनंद की अभिव्यक्ति होती है, उससे वो स्वयं आनंद की अभिव्यक्ति वो अनुभव करने लग जाता है और उसको रस की प्राप्ति होती है। और वह फिर क्या करता है? वह फिर ब्रह्म सहोदर, ब्रह्म के समान, ब्रह्म सहोदर रस की अनुभूति करता है, क्योंकि रस को तो ब्रह्म के समान माना है, तो रस की अनुभूति करने लग जाता है। तो ये होता है जब अपने और पराये का भाव भूल जाता है और बड़ी तन्मयता के साथ भौतिक स्वार्थ से वो परे पहुंच जाता है और फिर स्वयं ही चेतन मन में आनंद की अनुभूति करने लग जाता है, तब वह ब्रह्म के समान रसास्वादन करता और आनंद में हो जाता है। तो इस प्रकार उन्होंने विभावादि का जो संबंध है वो क्या स्वीकार किया? व्यंग्य जो व्यंजक संबंध है वो इन्होंने स्वीकार किया। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने विभाव आदि के संयोग से जो रस की अभिव्यक्ति होती है वो किस संबंध से होती है? व्यंग्य व्यंजक संबंध से आचार्य विनयगुप्त जी मानते हैं। अगर समीक्षा की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, तो इन चारों वादों में ही जो चार वाद मैंने अलग अलग बताए थे आपको, जो आपका सबसे पहला जो वाद था आपका भट्ट जी का उत्पत्तिवाद, दूसरा शंकुक जी का अनुमतिवाद, तीसरा जो भट्टनायक जी का भुक्तिवाद और चौथा आपका जो आचार्य विनयगुप्त जी का ये जो आपके अभिव्यक्तिवाद है। इन चारों ही वादों में सबसे श्रेष्ठ ये वाद है वो यही रहा, आचार्य अभिव्यक्तिवाद। क्यों? क्योंकि इनके बाद में परवर्ती जो आचार्य हुए, इनके बाद के जो आचार्य हुए, सभी ने इसी जो सिद्धांत है या इसी वाद को है वो रस निष्पत्ति का सही सिद्धांतों को स्वीकार किया। इस प्रकार से विनयगुप्त जी का जो मत है वो निर्दोष है एकदम, और वे यही भरत मुनि के रस सूत्र की सच्ची व्याख्या वो करता है। तो आशा है आपको ये चार वाद मैंने जो पढ़ा है वो समझ में आ गए होंगे। आगे हम अगले जो आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से आगे जो अध्ययन दूंगे वो पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय भारत, जय हिंद।